हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी की वैदिक गणित भाग 5। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3, जिसका शीर्षक है गुणा तथा भाग। तो आइए शुरू करते हैं। गुणा तथा भाग। तो सबसे पहले हम गुणा के गुण देखेंगे। 1 0 1 0 0 1 0 0 इत्यादि से गुणा। तो सबसे पहले नियम 1 है, जब हम दी गई संख्या में 10 से गुणा करते हैं तब संख्या के दाईं ओर एक शून्य रखते हैं। तो उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जब हम किसी भी संख्या में, जैसे कि यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है 7 8 2 3, इसको जब हम 10 से गुणा करेंगे तो इसके अंत में एक शून्य हम रख देते हैं। इसी तरह से दूसरी संख्या है 9 1 6 4 5, इसको अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो इसके अंत में भी एक शून्य हम जोड़ देते हैं। नियम 2। तो नियम 1 में हमने क्या पढ़ा, जब हम किसी भी संख्या को 10 के साथ गुणा करते हैं तो उसके अंत में एक शून्य जोड़ देते हैं। नियम 2, जब हम दी गई संख्या में 100 से गुणा करते हैं तब संख्या के दाईं ओर 2 शून्य रखते हैं। तो उसी तरह से जैसे हमने 10 से गुणा करा था, तो अब अगर हम 100 से इसको गुणा करते हैं तो इसके अंत में हम 2 शून्य जोड़ देते हैं। तो अगर हम इसको 5 1 6 2 8 को 100 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 1 6 2 8 0 0। नियम 3, जब हम दी गई संख्या में 1000 से गुणा करते हैं तब संख्या के दाईं ओर 3 शून्य रखते हैं। इसी तरह से जिस तरह से नियम 1 नियम 2 था, उसी तरह से नियम 3 में भी अगर हम किसी दी गई संख्या को 1000 से गुणा करते हैं तो उसके अंत में हम 3 शून्य जोड़ देते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण। गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है हमको, 72 को हमें गुणा करना है 60 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72 इंटू 6 इंटू 10, इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम। तो जब 72 की 6 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 432, और 10 हमने अलग से लिख दिया। तो हमने अभी नियम 1 में पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या को 10 से हम गुणा करते हैं तो उसके अंत में एक शून्य जोड़ देते हैं। तो अगले प्रश्न में हमें 912 को गुणा करना है 300 से। तो 912 को हमने विभाजित कर दिया 912 गुना 3 गुना 100। तो 912 की 3 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2 7 3 6। फिर हमने इसको 100 से गुणा करा तो हमारा उत्तर आएगा 2 7 3 6 0 0। उदाहरण 2 है, उपयुक्त समूह बनाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 5 गुना 26 गुना 20। तो देखते हैं इसको, 5 गुना 26 गुना 20, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 26 को अलग लिख लिया और यहाँ पर 20 गुना 5 क्या बन जाएगा, हमारा 100 बन जाएगा। तो इससे हमारे लिए सरल हो जाएगा करना। तो 26 गुना 100 कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा था नियम 2 में कि किसी भी संख्या को अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो उसके अंत में 2 शून्य जोड़ देते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2600। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं अभ्यास 3.1। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 4 2 1 6 को हमें गुणा करना है 10 से। तो नियम 1 हमने पढ़ा था, अगर किसी संख्या में 10 की गुणा की जाती है तो इसका उत्तर हम
सीधे लिख सकते हैं कि उस संख्या के अंत में हम एक शून्य जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 3 7 9 6। इसको अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 7 9 6 0। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 4 2 8 0। अब 100 वाले देख लेते हैं। 4 2 3 6 गुना 100। तो हमने पढ़ा था नियम 2 में अगर 100 से गुणा की जाती है किसी संख्या की तो वो हमारा उत्तर हो जाता है 4 2 3 6 0 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 4 2 3 6 0 0। इसी तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 5 2 8 9 0 0। और इसी तरह से 1 4 1 6 0 0। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 2 देखेंगे। निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न है 3 7 2 8 को हमें करना है 1000 से गुणा। तो नियम 3 के अनुसार 3 7 2 8 0 0 0 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न में 6 2 8 1 0 0 0। इसी तरह से 9 1 6 3 0 0 0। आगे देखते हैं इसका उत्तर हो जाएगा 4 2 8 6 0 0 0 0। इसी तरह से अगला प्रश्न 4 9 6 2 8 0 0 0 0। 8 1 3 7 0 0 0 0। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है उपयुक्त समूह बनाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है 515 गुना 8 गुना 50। तो यहाँ पर हमें सरल बनाकर इसको करना है हल। तो कैसे इसको सरल बना सकते हैं? अब हम अगर देखेंगे 515 को हम अलग लिख लेंगे। 515 ये हो जाएगा 8 गुना 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 515 गुना 8 गुना 50 कितना हो जाएगा हमारा 400। तो इसको और सरल करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 515 गुना 4 गुना 100। तो ये हो जाएगा हमारा 515 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2060 2060। और फिर उसको अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो 2 शून्य उसमें जुड़ जाएंगे। तो इसको इस तरह से इसको सरलतम विधि से हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगर इसमें हम ध्यान से देखें 6 गुना 25 गुना 4 इसको हम अगर अलग लिख दें 25 गुना 4 तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुना 25 और 4 के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 600 उत्तर। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 5 गुना 46 गुना 20। तो इसको कैसे सरल करेंगे? अगर हम इसमें 46 को अलग लिख देते हैं और 20 और 5 को एक साथ लिख देते हैं तो 46 गुना 20 पंजी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको हम सरल कर सकते हैं इस तरीके से। अब 46 की अगर हम 100 में गुना करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4600। अगला प्रश्न देखते हैं 5 गुना 37 गुना 40। तो इसमें यदि हम 37 को अलग लिख लेते हैं और 5 गुना 40 हम अलग लिखते हैं तो हमारा ये इस तरह से हल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 गुना 40 200 हो जाएगा। फिर हमने 37 गुना 2 अलग कर लिया और हमने 100 को अलग कर लिया। तो
तो 37 की 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 74 गुना 100, तो ये हो जाएगा हमारा 7400। तो इस तरह से ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो बाकी के प्रश्न भी इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं गुणा के गुण, फीचर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला जो आपका गुण आता है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, जब हम किसी भी क्रम में दो संख्याओं की गुणा करते हैं तब उनका गुणनफल समान रहता है। उदाहरणार्थ 72 गुना 30 क्या हो गया हमारा 2160। फिर हमने 30 गुना 72 करा तब भी हमारा उत्तर 2160 ही आएगा। तो 72 गुना 30 बराबर 30 गुना 72 हम कह सकते हैं। दोनों तरह से इनका मान समान आ रहा है, अतः दोनों स्थितियों में गुणनफल समान है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का गुण कहते हैं। दूसरा गुण आता है आपका साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है, जब हम किसी भी क्रम में 3 से अधिक संख्याओं की गुणा करते हैं तब उनका गुणनफल समान रहता है। उदाहरण देखेंगे, माना 3 संख्याएं हैं हमारी 6, 9 और 10। तो 6, 9 और 10 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1440। इसी तरह से 6, 9 और 10 को अगर हम 6 गुना 9 गुना 10 इनको इस तरह से लिखेंगे तो भी हमारा उत्तर हो जाएगा 1440। और दूसरे तरह से अगर हम इनका क्रम बदलेंगे तो भी हमारा उत्तर क्या आएगा 1440। तो अतः दोनों ही स्थितियों में गुणनफल हमारा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा गुण कहलाता है, साहचर्य गुण कहलाता है। आगे आता है आपका वितरण गुण। वितरण गुण, माना ए बी सी 3 संख्याएं हैं ए, तो a गुना बी प्लस सी बराबर a गुना बी प्लस a गुना सी के बराबर होगा। तो वितरण गुण क्या कहता है कि a गुना बी प्लस सी बराबर होगा a गुना बी प्लस a गुना सी के। उदाहरण देखते हैं, माना 3 संख्याएं हैं हमारे पास 5, 10 और 14। तो सबसे पहले a गुना b प्लस सी यानी कि 5 गुना 10 प्लस 14 बराबर होना चाहिए 5 गुना 10 प्लस 5 गुना 14 यानी कि 120। तो दोनों का मान समान आ रहा है, तो इस गुण को हम कहते हैं वितरण गुण। अगला आता है आपका गुणात्मक इकाई। संख्या तथा एक का गुणनफल स्वयं संख्या होती है, इसलिए एक को गुणात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 की गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक इकाई बोलते हैं। फिर आता है संख्या की 0 से गुणा। यदि किसी संख्या की 0 से गुणा की जाती है तो उसका गुणनफल सदैव 0 होता है। उदाहरण के लिए अगर 1, 7, 3, 6, 4 को हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 0 ही आएगा। तो आइए अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास 3.2 दिया गया है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान भरिए। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दी गई है 423 गुना 619 और यहाँ पर हमारा 423 दिया गया है। तो हमने अभी साहचर्य का गुण पढ़ा था, तो इसमें 423 गुना 619 हमारा बराबर हो जाएगा 619 गुना 423 से। इसी तरह से 319 गुना 0 क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो क्या उत्तर आता है हमारा, 0 ही उत्तर आता है। 819 का उत्तर 819 ही आ रहा है, तो यानी कि हमने इसमें किसकी गुणा करी है, 1 की हमने इसमें गुणा करी है। 306, तो यहाँ पर भी हमारा साहचर्य गुण आ जाएगा। 418 गुना 0 बराबर 0 आ जाएगा।
916 गुना 1 आ जाएगा 916। 613 गुना 41 गुना 96, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 613 और 96 आ जाएगा। अगला है 423 गुना 96 प्लस 37। 423 गुना 96 और 423 गुना 37, ये हमने अभी ऊपर नियम में पढ़ा था। अगला है बड़ी संख्याओं की 2 अंकीय, 3 अंकीय तथा 4 अंकीय संख्याओं से गुणा करने पर कैसे गुणा उनकी की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण 3 देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या हमें दी गई है 3 7 9 6, इसको हमें गुणा करना है 48 से। तो देखिए किस तरह से गुणा की जाती है। 3 7 9 6 को हमने 48 से गुणा किया। 48 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 8। तो सबसे पहले हमने 3 7 9 6 की 8 से गुणा करी, फिर हमने 3 7 9 6 की 40 से गुणा करी। दोनों का जो गुणनफल आया उसका हमारा यहाँ पर हमने जोड़ लिख दिया, तो हमारा उत्तर आया 18220 अतः 3 7 9 6 गुना 48 बराबर 18220 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अभ्यास 3.3 देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास 8 2 6, इसको हमें गुणा करना है 3 6 से। तो सबसे पहले 8 2 6 की गुणा करेंगे हम 6 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 36 का 6, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, 8 6 48 और 1 49। फिर 8 2 6 की करेंगे हम 3 के साथ गुणा, 6 3 18 का 8, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 3 24। अब हम इनको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 6 8 और 5 13 का 3, 9 और 7 16 और 1 17 का 7 और ये 9। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2 9 7 3 6। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारे पास 9 7 2 को हमें गुणा करना है 4 9 से। तो सबसे पहले 9 7 2 की हम करेंगे 9 के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8, 9 7 63 और 1 64 का 4, 6 9 9 81 और 6 87। ये हो जाएगा 8 7 चौक 28 का 8, 9 चौक 36 37 38। अब इनको जोड़ देंगे, 8 और 4 12, ये हो जाएगा 16। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 4 7 6 2 8। इस तरह से हम इनको गुणा करेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं, अंतिम वाला 4 2 8 6, इसको हमें गुणा करना है 8 9 से। तो सबसे पहले 4 2 8 6 की हम 9 के साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 9 72 और 5 77 का 7, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 का 5, 9 चौक 36 और 2 38। फिर हम 4 2 8 6 की करेंगे 8 के साथ, ये हो जाएगा हमारा 34। अब इनको जोड़ देंगे, 7 और 7 14 और 1 15 का 5, एक हासिल लगेगा, 8 और 5 13 और 1 14 का 4, 8 और 2 10 और 1 11, 4 और 3 7 और 1 8 और 3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बाकी के इसके भाग आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित की गुणा कीजिए। तो प्रश्न 2 है, निम्नलिखित की गुणा कीजिए। इसका पहला भाग हम करेंगे 4 2 8 9, इसको हम गुणा करेंगे 3 7 6 से। तो ये हो जाएगा आपका। फिर हम 4 2 8 9 की आप 7 से करेंगे, तो ये हो जाएगा
अब तीसरी बार हम इसकी करेंगे 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4, 3 और 3 6, 714 और 15, 6 और 5 11 और 1 12 का 2, 8 और 2 10 और 1 11, 3 2 5 और 1 6। ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। 4 2 8 9 को हमने 376 से गुणा किया। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं। इसका छठा भाग देखेंगे। 5 1 2 3 को हमें गुना करना है 3 1 9 से, तो ये हो जाएगा हमारा 9 या 27 का 7, 2 9 दूनी 18 19 20, 9 एकम 9 और 1 9 पंजे 45 और 1 46। फिर एक में करेंगे 3 2 1 5, फिर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा जब हम 5 1 2 3 को 319 से गुणा करेंगे। तो इसी तरह से आपको सारे भाग इसके करने हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से बाकी के भाग आप करेंगे। आगे देखते हैं भाग, यानी कि किसी भी संख्या को भाग किस तरह से किया जाता है। तो उदाहरण 5 में हमको बोला जा रहा है कि एक संख्या आपको दी गई है 6 अंकों की, 8 6 9 2 4 3। इसको हमें 73 से भाग देना है और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो आइए करते हैं। तो हमारे पास संख्या है 8 6 9 2 4 3। इसको हमने 73 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या लेंगे। एक संख्या क्योंकि 73 से छोटी है तो हमें दो संख्या एक साथ लेनी होंगी। तो दो संख्या लेने पर हमारे पास जो संख्या है वो आएगी 86। तो हम 73 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 73 एकम 73 हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 8 में से 7 गया 1 और बाकी हमने अगली संख्या उतारी 9। फिर हमारा एक बार में गया 73 हो गया। हमारे पास शेष बचा 66। 66 के बाद हमने अगली संख्या ली 2। तो 2 लिया तो 73 निम्न हो गया 657। तो इसी तरह से हल करते हुए आया तो अंत में हमारे पास शेष कितना बचा 32। अब हम उत्तर की जांच किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास जो भागफल है वो है 11907 और शेषफल है हमारे पास 32। तो जांच किस तरह से की जाएगी, हम कैसे जांचेंगे कि हमने जो किया है वह उत्तर सही है या नहीं है। तो जांच कैसी होगी बच्चों, जो भाज्य होता है वो बराबर होता है हमारे भाजक गुणा भागफल प्लस शेष के। यानी कि भाजक क्या होता है, भाजक क्या होता है जिससे हमने भाग किया है। भागफल क्या होता है हमारा जो भाग करके आया है। और शेषफल क्या होता है हमारा जो अंत में शेष बचा है। तो देखते हैं यहाँ पर भाज्य क्या था हमारा, जिसको हमें भाज्य करना था 8 6 9 2 4 3। भाजक क्या था हमारा 73। भागफल आया हमारा 11907 और शेषफल आया हमारा 32। तो जब हमने इन सबको हल किया तो हमारा उत्तर आया 8 6 9 2 4 3, यानी कि ये भाज्य के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रश्न जांचा गया है, ये हमारा उत्तर सही है। अगला उदाहरण देखते हैं। 4 2 8 3 7 5 9 को 126 से भाग दीजिए। तो इसी तरह से 126 से आपको भाग देना है। तो आप 3 संख्या लेंगे। तो 126 का अगर आप देखेंगे तो 126 या 378 हो जाएगा। इसको आप इससे घटाएंगे तो आपके पास शेष आएगा 50। फिर आप अगली संख्या उतारेंगे 3। फिर आपका 126 या 378 हो जाएगा। फिर आपने इसको घटाया तो आपके पास शेषफल रह गया 125। 125 से फिर आपने एक संख्या आगे की उतारी तो आपका आ गया 126 को 9 बार अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 1 1 3 4। तो जब इसको इसमें से घटाया तो हमारे पास शेषफल रह जाएगा 123। 123 से हम नहीं कर सकते तो हम फिर अगली संख्या उतारेंगे। तो फिर हम 9 बार लेंगे
1 1 3 4, फिर हमारा शेषफल आएगा 101, फिर हमने अगली संख्या उतारी 9, तो अंत में हमारा ये 8 बार गया 1008 और हमारे पास शेषफल बचा 11। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका भागफल क्या आया हमारा 3 3 9 9 8 और शेषफल कितना आया 11। आइए अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है 4 2 8 1 6 3 को हमें भाग करना है 42 से। तो आइए करते हैं। तो हमने यहाँ पे 42 लिखा, 4 2 8 1 6 3। तो सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे 42, तो यहाँ एक बार में जाएगा, यहाँ पर हमारा शेषफल आ गया 0। इसके बाद हम एक संख्या लेंगे यहाँ से 8। अब हम जब 8 उतार रहे हैं तो ये तो हमारी 42 से छोटी संख्या हो गई, लेकिन हमने ये उतारी है। तो जब हम एक संख्या उतारते हैं लेकिन उसको हम हल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देते हैं। अब हम दूसरी संख्या उतार सकते हैं 1। तो अब हमारे पास संख्या आ गई 1, तो हमारा नंबर हो गया 81। अब 42 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 84, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एक बार में ही जाएगा 42 एकम 42। तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 7 में से 4 गया 3, तो हमारे पास शेष रह गया 39। फिर हम अगली संख्या उतारेंगे 6। अब हम 42 को 9 बार करके देखते हैं। 42 गुना 9 378, तो 42 की 9 बार करेंगे गुना, तो हमारे पास आएगा 378। तो 16 में से 8 गया तो 8 आ जाएगा, 8 में से 7 गया 1, हमारे पास शेष बचा 18। फिर आगे हमने एक संख्या उतारी 3। आप देखते हैं ये जाएगा आपका 42 की गुना 4 में करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 6 8। 13 में से 8 जाएगा 5, 7 में से 6 गया 1, तो हमारे पास शेष जो फल जो है वो बचा 15 और हमारा जो भागफल है वो क्या आया 10194। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों शाब्दिक प्रश्न। शाब्दिक प्रश्न क्या होते हैं? वर्बल क्वेश्चन। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, एक एसी का मूल्य 23,599 रुपये है, तो 124 एसी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक एसी का मूल्य दिया गया है 23,599 रुपये का। हमें मूल्य निकालना है 124 एसी का। तो एक का दिया है, अधिक का पूछा है, तो क्या होगा? गुणा होगा। तो हमने 23,599 को गुणा करा 124 से, तो हमारा उत्तर आया 29,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 29,26,276 रुपये। तो इस तरह से इनको हल करेंगे। अगला उदाहरण देखेंगे। एक ट्रे में 48 अंडे हैं, ऐसी ही 236 ट्रे में कितने अंडे होंगे? तो यानी कि एक ट्रे में अंडों की संख्या कितनी है? 48, और ऐसे ही हमारे पास 236 ट्रे आ गई, यानी कि 236 ट्रे में हमें अंडों की संख्या बतानी है। तो 236 को गुणा करेंगे 48 से, तो हमारा उत्तर आएगा 11328, 11,328 अंडे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक डिब्बे में 244 पेंसिल हैं, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 63,17,404 पेंसिलों को रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो यानी कि कुल पेंसिलों की, अब एक डिब्बे में पेंसिल की संख्या कितनी है? 244 है, और हमें निकालनी है 63,17,440 पेंसिल कितने डब्बों में आएंगी? तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे 63,17,404 को 244 से,
तो हमें मिलेगा 25,891। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 25,891, यानी कि 25,891 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से करेंगे। तो आइए अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास 3.5 प्रश्न 1। एक सोफा सेट का मूल्य 45,850 है, तो 48 सोफा सेट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, एक सेट का मूल्य 45,850 और हमें निकालना कितना है 48। 48 सेट का मूल्य क्या हो जाएगा 45,850 गुणा 48। तो ये 45,850 को हम 48 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 8 पंजे 40, 8 8 जा। तो हमारा उत्तर आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 22,08,000 रुपये। तो यानी कि 48 सोफा सेटों का मूल्य कितना होगा 22,08,000 रुपये होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। एक ट्रक का मूल्य है 3,25,680, तो 146 ट्रकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी है, एक ट्रक का मूल्य हमें दिया है, एक ट्रक का मूल्य दिया है हमें कितना 3,25,680। हमें कितने ट्रकों का निकालना है 146 ट्रकों का मूल्य। 146 ट्रकों का मूल्य क्या होगा 3,25,680 गुणा 146। तो इनकी गुणा कर देंगे तो जो भी आपका गुणनफल आएगा वो आपका 146 ट्रकों का मूल्य होगा। अगला है, एक कंपनी में 7,249 कर्मचारी हैं। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन 8,960 रुपये है। तो सभी कर्मचारियों का कुल वेतन, तो एक कर्मचारी का वेतन कितना है 8,960 और कुल कितने कर्मचारी हैं 7,249। तो इनका कितना हो जाएगा 8,960 गुना 7,249। तो इन दोनों को गुना करके जो आएगा गुणनफल वो आपका वेतन हो जाएगा सभी कर्मचारियों का। अगला प्रश्न है, एक कंपनी एक सप्ताह में 4,728 वोल्टेज बनाती है, तो कंपनी एक वर्ष में कितने वोल्टेज बना सकती है। तो एक सप्ताह में कितने बनाती है बच्चों 4,728। अब एक वर्ष में, तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह में कितने बनाएगी 4, 7, 2, 8 गुना 52। अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 9, 8 पंजे 40, 5 दूनी 11, 13, 14, 7 दूनी 35, 36, 6, 5, 8, 5, 4, यानी कि कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,45,856 वोल्टेज बनेंगी एक साल में। कितनी बनेंगी 2,45,856 वोल्टेज आपकी बनेंगी। राइट। अब अगला प्रश्न है, 325 रेफ्रिजरेटरों का मूल्य है 83 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 83,31,050। तो एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या होगा, हमें कितने का दिया है मूल्य 325 रेफ्रिजरेटरों का। तो हमें निकालना कितने का है, एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो 8, 3, 3, 1, 0, 5 0 को भाग करेंगे हम 325 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एलसीडी का मूल्य एक साथ 17,295 रुपये है,
तथा एक माइक्रोवेव का मूल्य 9,975 रुपये है। 48 एलसीडी का तथा 75 माइक्रोवेवों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं एक एलसीडी का मूल्य कितना है, एक एलसीडी का मूल्य कितना है, एलसीडी एक एलसीडी का मूल्य कितना है 17,295 रुपये। तो 78 एलसीडी का निकाल लेंगे पहले। 78 एलसीडी का मूल्य कितना हो जाएगा 17,295 गुना 78। तो ये आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40। तो ये आ गया आपका, ये आया आपका 1349010। तो 78 एलसीडी का मूल्य कितना आ गया आपका 13,49,010। अब इसी तरह से एक माइक्रोवेव का मूल्य कितना था, एक माइक्रोवेव का मूल्य कितना था, एक माइक्रोवेव का मूल्य था आपका 9,975 रुपये। और 45 का कितना होगा 9,975 गुना 45, यानी कि ये हो जाएगा 9,975 को हमने 45 से गुना किया तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 5, 7, 8, 8 4,48,875। ये आ जाएगा 4,48,875। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 78 एलसीडी और 45 माइक्रोवेवों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 78 एलसीडी का मूल्य हमारा क्या आया था 1,3,4,9,0,1,0। और 45 माइक्रोवेव का मूल्य क्या आया था 4,4,8,8,7,5। इन दोनों का मूल्य निकालना है तो जोड़ देंगे 5, 7 और 1 8, 8, 9। तो ये आ जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17 लाख। हमारा उत्तर हो जाएगा 17,97,885। तो ये आपका उत्तर होगा। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आभार।